नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार की एक और सौगात, जनता के लिए 1.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने फिर एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के तोहफों का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। टूरिज्म सेक्टर के लिए पैकेज, 5 लाख टूरिस्ट वीजा फ्री में देने का ऐलान, आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं सरकार देगी कम सैलरी वालों को राहत। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य पर 23,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर में 5 सालों के लिए 88,000 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है। वहीं गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी इंटरनेट व्यवस्था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की PLI स्कीम का फायदा भी मिलता रहेगा। बिजली रिफॉर्म पर 3 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई में 50% से अधिक बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडी मौजूद, सीरो सर्वे में आया सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर देश भर के माता पिता काफी डरे हुए हैं। दरअसल कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में करवाए गए सीरो सर्वे में सामने आया है कि मुंबई के रहने वाले 50% से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद है। शहर के बच्चों पर किया गया यह सीरो सर्वे BIL नायर अस्पताल और कस्तूरबा मोलेकुलर डायग्नोस्टिक लैब ने किया है। महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों के बाद कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि इस लहर में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए BMC कमिश्नर IS चहल और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी ने दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों का सीरो सर्वे कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा, सरकारी निजी ऑफिसों में 50% उपस्थिति की छूट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ छूट की घोषणा करते हुए कोरोना लॉकडाउन सोमवार को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकारी बसों को 50% क्षमता के साथ चलने की मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों के 50% कर्मचारियों के साथ खुलने की मंजूरी होगी। जिम और ब्यूटी पार्लर 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, जबकि शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को भाग लेने की अनुमति रहेगी। लोगों से मास्क लगाने में एक दूसरे से दूरी रखने की अपील की गई है। सरकार ने सब्जी बाजारों को भी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलने की छूट दी है। बंगाल में 16 मई को लगाई गई पाबंदियां 30 जून तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्विटर ने फिर की भारत के नक्शे से छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्र और ट्विटर के बीच तनातनी के माहौल के बीच इस बार ट्विटर ने जो गलती की है वह उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ट्विटर की वेबसाइट पर एक बार फिर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया है। यानी ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया है। ट्विटर के करियर पेज पर ट्यूब लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम वहां है। इस मैप में इंडिया भी है। यहीं पर भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इससे पहले भी ट्विटर ने लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। हालांकि सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद इसमें संशोधन कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। PF को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना काल के दौरान नौकरी गंवाने वालों को मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, केंद्र ने सोमवार को कोविड संकट से जूझ रहे देश को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट यूजर्स के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किए जाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत
तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नई घोषणाओं के तहत सरकार प्राइवेट कंपनियों में नई नियुक्तियों के मामलों में पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों के हिस्से की राशि भी वहन करेगी। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉइज दोनों का हिस्सा सरकार भरेगी। 1000 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों में एम्प्लॉइज का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। वहीं यह स्कीम 1 अक्टूबर 2020 को लागू की गई थी, जो 30 जून 2021 तक के लिए थी। अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी राहत। टूरिस्ट गाइड्स को मिलेगा 1 लाख रुपए का लोन, तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को मिलेगा फ्री वीजा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कई राहत भरी घोषणाएं की है। इसी कड़ी में उन्होंने कोरोना संकट की मार से सबसे ज्यादा परेशान पर्यटन क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया जाएगा। इस स्कीम के दायरे में देश के 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। योजना के तहत टूरिस्ट गाइड्स के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि 5 लाख विदेशी पर्यटकों के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। एक टूरिस्ट को फ्री वीजा की सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी। ये योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिलेगा यूरोपियन यूनियन का ग्रीन पास। आधार पुना वाले ने कहा जल्द निकालेंगे इसका हल। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि इस बीच खबर है कि कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को यूरोपियन संघ के देश अपने यहां आने की इजाजत नहीं देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें यूरोपियन संघ की यात्रा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नियामक और राजनयिक दोनों स्तर पर इसका हल निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान ने बनाया 7000 किलोमीटर रेंज वाला खतरनाक ड्रोन, अमेरिका की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने 7000 किलोमीटर की दूरी तक नजर रखने वाले ड्रोन विमान को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ईरान की सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने इस खतरनाक ड्रोन के बारे में एक इंटरव्यू में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 7000 किलोमीटर इस ड्रोन की अधिकतम परिचालन सीमा है। इसमें इसके अपने बेस तक वापसी भी शामिल है। जाहिर तौर पर ईरान की तरफ से हथियारों पर नया खुलासा अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। ईरान के हथियारों की होड़ को अमेरिका क्षेत्र के लिए खतरा मानता रहा है। हुसैन सलामी ने कहा कि हमारे पास ड्रोन है जो 7000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकते हैं। वे उड़ सकते हैं, अपने अड्डे पर वापस लौट सकते हैं और जहां वे चाहे वहां पर लैंडिंग कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन विमान की मदद से ईरान, यूरोप, एशिया, रूस, ज्यादातर अफ्रीकी देशों तक सफलतापूर्वक जाकर वापस लौट सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी कांग्रेस में कलह तेज, प्रियंका के करीबी एक और नेता ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी रार सामने आई है। जातीय समीकरण को लेकर यूपी में सत्ता की कुर्सी तक जाने का प्रयास कर रही कांग्रेस में गुटबाजी होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रभारी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले अंकित पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर सवर्ण और खासतौर पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अंकित पांडे ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे देने के बाद पार्टी ने भी उन्हें सभी पदों से निलंबित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की है चेतावनी। जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़
चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो चेतावनी भी जारी की गई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से झारखंड और उत्तरी उड़ीसा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उड़ीसा के दक्षिणी तट और इससे सटे उत्तरी तट आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 116 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 46,337 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी में आज तेजी का रुख रहा। दिल्ली सराफा बाजार में आज चांदी के दाम 161 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 67,015 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम में खास बदलाव नहीं देखा गया और ये 26.13 औंस प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडियन रेलवे ने शुरू की वेस्टाड्रोम कोच की सुविधा। जी हां दोस्तों, रेल यात्रा को खास अनुभव बनाने वाले इस वेस्टाड्रोम कोच से यात्रियों के सफर का वीडियो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वेस्टाड्रोम कोच का सफर सुविधाजनक और रोमांचक सफर है। मानसून के मौसम में मुंबई पुणे रेल मार्ग पर वेस्टाड्रोम कोच की पारदर्शी छत व बड़ी खिड़कियों से यात्री प्रकृति का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सफर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही रास्ते का प्राकृतिक सौंदर्य यात्रियों का मन मोह रहा है। आपको बता दें दोस्तों, पुणे मुंबई के बीच का रास्ता प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। रास्ते में जहां झरने दिखाई देते हैं तो हरियाली भी मन मोहने वाली होती है। ऐसे में मानसून के मौसम में कांच की छत और बड़ी विंडो के जरिए इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने का अलग ही मजा है। रेलवे के मुताबिक पुणे मुंबई डेक्कन एक्सप्रेस में लगाए गए इस वेस्टाड्रोम कोच में कई लग्जरी सुविधाएं हैं। इसमें यात्रियों के लिए 44 सीटें हैं जिनमें घुमाया जा सकता है। इसके अलावा कोच में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की सुविधा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।